Very good morning, students. Welcome to the class. Today we will start another chapter in your history book. That would be your fifth chapter for your syllabus and seventh chapter in your book. That is print culture and modern world. मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया. ठीक है. This is the name of your chapter. एक बार सिलेबस पे आते हैं. ये देखो, दिस इज़ द लास्ट चैप्टर फॉर योर सिलेबस. आपका जो सिक्स चैप्टर है काम आराम और जीवन, ये रिलेटेड है आपके सिलेबस से. और लास्ट चैप्टर है जो आपका उपन्यास समाज और इतिहास, ये भी आपका जो है सिलेबस में से रिलेटेड है. ठीक है. तो अभी जो ये चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7 जो गिवन है आपका बुक में, जो कि हमारा फिफ्थ चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया. ये आपका लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री सिलेबस का. ठीक है. तो इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं. हम एक वन गो में हिस्ट्री चल रहा है हमारा. थर्ड चैप्टर है ये कंटिन्यूसली. ठीक है. तो इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं. तो इसके बाद हमारा हिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सो ओपन योर हिस्ट्री बुक, पेज नंबर 153. पेज नंबर इज 153. राइट. मुद्रण संस्कृति क्या होता है? प्रिंट कल्चर. प्रिंट कल्चर मतलब जो प्रिंटिंग होती है आपकी, वो कब से शुरू हुई. ठीक है. कहाँ से, कब से हम जो है प्रिंट को हम जानते हैं, या कब से वो जो है शुरू हुआ है प्रिंट का जो कल्चर है, और उसने किस तरीके से जो दुनिया है उसको चेंज किया है. ठीक है. मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है. हम अपने चारों तरफ जहाँ नज़र दौड़ाएं हमें कोई ना कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देगी. किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकलें, मेज पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन और सिनेमा के पोस्टर आदि आदि. ठीक है. जहाँ तक भी आप नज़र दौड़ाएंगे, मुद्रित यानी कि छपी हुई जो सामग्री है, आपको मतलब कोई भी ऐसा प्लेस नहीं मिलेगा जहाँ पे ये चीज़ आपको नज़र ना आए. कुछ ना कुछ प्रिंटेड आप अपने आसपास ज़रूर देखेंगे. आप अपने जहाँ पे अभी आप बैठे हैं, आप अपने आसपास देखेंगे, सबसे पहले तो आपके हाथ में बुक ही प्रिंटेड. ठीक है. कोई एडवर्टीजमेंट है, कोई पैकेट रखा है, उसके ऊपर कुछ इम्प्रिंट है. ठीक है. मतलब हर चीज़ पे प्रिंटिंग जो है इन्वॉल्व है हमारी लाइफ में. ठीक है. हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं. ठीक है. कैसे लेते हैं? अखबार या मैगजीन पढ़ के. ठीक है. साहित्य को पढ़ते हैं आप अपने लेजर टाइम में या फिर अपने एंटरटेनमेंट के लिए. पेंटिंग देखते हैं. हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं. यह सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी. मतलब बड़ा इम्पॉसिबल टाइप जो है एक फिनोमेना लगता है कि जब प्रिंटिंग नहीं होती होगी तो दुनिया मतलब कैसी होगी, किस तरीके से कनेक्ट होती होगी, किस तरीके से जो है नॉलेज लेती होगी, किस तरीके से लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते होंगे, दुनिया में क्या चल रहा है कैसे पता चलता होगा, है ना. तो काफ़ी मतलब एक यूनिक सा, कुछ स्ट्रेंज सा फिनोमेना लगता है कि प्रिंटिंग ना हो तो कैसी लाइफ होगी. ठीक है. हम शायद ही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है, और इस इतिहास ने हमारे समकालीन ज़माने को आकार दिया है. समकालीन मतलब जो हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसको जो है शेप दी है प्रिंटिंग ने. यह इतिहास क्या है? समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलनी शुरू हुई? आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका थी? ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि कब से जो है प्रिंटिंग जो है स्टार्ट हुई है, कैसे इसने चेंज किया है मॉडर्न वर्ल्ड को. इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे, कैसे यह पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला. हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. प्रिंट के आने से पहले पुस्तक निर्माण. अखलाक और नसीरी 1595 से. भारत का एक शाही वर्कशॉप. भारत में छपाई आने से काफ़ी पहले, ये जो आपको फोटो नज़र आ रही है ये क्या है? एक शाही वर्कशॉप है. जब प्रिंटिंग शुरू नहीं हुई थी उससे पहले का है ये. ठीक है. यहाँ पर पाठ को पहले बोलकर लिखाया जा रहा है, फिर तस्वीर बनाई जा रही है.
पुस्तक निर्माण में सुलेखन और चित्रकारी का बहुत महत्व है, क्योंकि हैंड रिटन है तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और जो इमेजेस है, पिक्चर्स आप उसमें डालेंगे उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। छापे खाने के आने के बाद इन कलाओं का क्या हुआ, ये सोचने लायक है। ठीक है, जो कैलीग्राफी करते थे, डिज़ाइन बनाते थे, प्रिंटिंग मतलब पेंटिंग बनाते थे बुक्स के अंदर, फिर इन सब की जो ये आर्ट थी उसका क्या हुआ, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है ना, कि जब प्रिंटिंग ही शुरू हो गई तो हर चीज़ मशीन से बनने लगी। तो ये जो ऐसे कलाकार थे जो कैलीग्राफिस्ट थे, जो हाथ सुंदर राइटिंग लिखते थे या फिर बुक्स में कोई डिज़ाइन बनाते थे, इन सब की कलाओं का फिर क्या हुआ। शुरुआती छपी किताबें, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रहना चाहिए कि कहाँ से शुरू हुआ प्रिंटिंग, चीन, जापान और कोरिया से। यह छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। ठीक है, चूंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, मतलब दोनों साइड प्रिंट नहीं कर सकते थे, वन साइडेड प्रिंटिंग होती थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिल कर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी मतलब कैलीग्राफी, यह सुलेखन सुंदर जो राइटिंग में लिखते हैं करने वाले, खुशनवीसी उन्हीं को बोलते हैं जो कैलीग्राफिस्ट होते हैं। लोग दक्ष सुलेखक या खुशखत होते थे। ठीक है, सुलेखक कैलीग्राफिस्ट को बोल रहे हैं, खुशखत इनका एक और नाम है, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडोल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। ठीक है, एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुद्रित सामग्री चीन में बनती थी। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्ति चीन की नौकरशाही में भी विशालकाय थी। जो सिविल सर्विसेज के थ्रू जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट किया जाता, ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था, वो चीनी नौकरशाही में भी विशालकाय थी। तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई। जब लोग ज़्यादा पेपर देने जाएंगे तो उनको ज़्यादा किताबों की ज़रूरत होगी, तो ज़्यादा प्रिंटिंग शुरू हुई। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आई। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे, व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, अब जो मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता मतलब जो लोग उसको खरीदते थे, वो सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे थे, व्यापारी भी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री, प्रिंटिंग जो मटेरियल होता था उसको यूज करते थे। पढ़ना एक शगल भी बन गया था। नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्य कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंद थे। ठीक है, लोग अपने शौक के लिए भी जो है पढ़ने लगे थे, तो फिर प्रिंटिंग और ज़्यादा प्रचलित हुई। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और कुछ ने स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे। लोगों ने पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे उनकी क्रिएटिविटी और बढ़ी, तो उन्होंने लिखना भी शुरू करा। ठीक है, पढ़ने की यह नई दुनिया, नई संस्कृति एक नई तकनीक के साथ आई। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ। फिर टेक्नोलॉजी और मशीनी जो प्रेस होती है उसका जो है इंपोर्ट किया गया। पश्चिमी शैली के स्कूलों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला शंघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनी या यांत्रिक छपाई ने ले ली थी। ठीक है, जो चीज़ें पहले हाथ से छापी जाती थी, अब मशीनों या फिर यंत्रों, इंस्ट्रूमेंट से उनको जो है लिखा जाता था। जापान में मुद्रण, चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। ठीक है, चीनी लोग ही जो थे, जो बौद्ध प्रचारक थे, वही जो है जापान जाते हैं। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र है। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ लिखा भी गया है और चित्र भी छापे गए हैं। काठ मतलब लकड़ी पे छापे गए हैं। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। ठीक है, तस्वीरें अलग से बना के लगाई जाती थी, जो कि कपड़ों पर या ताश के पत्तों पर या कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे और गद्यकार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ थी। 18वीं सदी के अंत में एदो, बाद में जिसे टोक्यो के नाम से जाना गया, ठीक है, पहले जो है इसका नाम एदो था, कि शहरी इलाकों की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है।
जिसमें हमें चाय घर के मजमों, कलाकारों, तवायफों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजों, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूल साजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय एवं दुकानें अटी पड़ी थी। तो ये सारा मटेरियल जो है वहाँ के जो पुस्तकालय होते थे वहाँ पे मिलता था। कितागावा उतामारो 1753 ईस्वी में एडो में पैदा हुए उतामारो ने उकियो तैरती दुनिया के चित्र नाम की एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान किए, जिनमें आम शहरी का जीवन चित्रण किया गया। इनकी छपी प्रतियां यूरोप और अमेरिका में पहुंची और मोने और वान गॉग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। तसुताया जुजू बोरवा जैसे प्रकाशकों ने विषय चुनकर कलाकारों से उन पर चित्र बनाने का करार किया। ठीक है, क्या मतलब जब ये जो चित्र थे ये फेमस हो गए तो उसके बाद जो है इनको ऑर्डर मिलने लगे कि विषय सब्जेक्ट इनको दिया जाता है कि इस टॉपिक पे आप चित्र बनाओ। ठीक है, इनको जो है कॉन्टेंट दिए जाने लगे। फिर चित्रकार विषय की रूपरेखा बनाते थे। इसके बाद हुनरमंद वुड ब्लॉक शिल्पी चित्रकार द्वारा बनाई गई रूपरेखा को तख्ती पर चिपकाकर उसकी आकृति को उकेर लेते थे। इस प्रक्रिया में मूल आरेख तो गायब हो जाता था पर उसकी छपी नकल बच जाती थी। यूरोप में मुद्रण संस्कृति का आना, चीन और जापान के बाद हम देखते हैं यूरोप में कैसे जो है मुद्रण संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे थे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते वहां पहुंचा। कागज ने कातिबों या मुंशियों द्वारा सावधानीपूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। फिर 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है, चीन के पास वुड ब्लॉक क्या होता था, जो ये काठ की तख्ती होती थी वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटे। कोई विजिटर थे, ठीक है, उस कंट्री में ट्रैवल किया तो वो टेक्निक वो वापस से अपनी कंट्री में ले गए। फिर क्या था, इतालवी भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्दी ही यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। मुद्रित किताबों को सस्ती, अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेलम या चल पत्र पर ही छपते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए। अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सुलेखक या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे, लेकिन किताबों की बढ़ती मांग हस्तलिखी पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। मतलब हैंड रिटन हाथ से लिख के आप कितनी जो है डिमांड पूरी कर सकते हो। जब डिमांड बढ़ी रही है तो आपको मशीन की ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है, नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रम साध्य काम था। ठीक है, बार बार उसी एक ही चीज़ की कॉपी बनाना तो टाइम कंज्यूमिंग, एफर्ट कंज्यूमिंग और जो है खर्चीला था। पांडुलिपियाँ अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें थी, इसलिए उनका सर्कुलेशन क्या होता है, चलन गश्त सीमित रहा। तो किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया। ठीक है, फिर जब पता चला कि ये जो पांडुलिपियाँ हैं, हैंड रिटन जो मटीरियल है, ये इनको जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी मुश्किल है, बार बार इनको कॉपीज बनवाना भी मुश्किल है, तो फिर ये जो तख्ती पे जो प्रिंटिंग हो रही थी ये और ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र जो है छापे जा रहे थे। जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की ज़रूरत थी। ठीक है, मतलब जिससे और ज़्यादा फास्ट प्रिंटिंग की जा सके और जो सस्ती भी पड़े। ऐसी छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से ही संभव होता है। मतलब ऐसे छपाई की तकनीक जो है नई आविष्कार से ही पॉसिबल थी। 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया। ठीक है, क्या कर दिखाया इन्होंने कि इन्होंने एक नई प्रिंटिंग प्रेस का जो है आविष्कार किया। अभी तक आपको चैप्टर समझ में आ रहा है किस तरीके से जो है चीन और जापान से शुरू होकर
कोरिया से शुरू होकर जो मुद्रण संस्कृति थी वो धीरे धीरे यूरोप में पहुंचती है। और यूरोप में भी जो ये वुड ब्लॉक होते हैं, जो काठ की तख्ती होती है, ये वाली जो छपाई थी वो जो है फेमस होने लगती है। क्लियर है? पहले यहाँ तक पढ़ के आएंगे आप, ठीक है? इससे आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।